हितार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र एवं कुंडली के आरंभिक अध्ययन के लिए फलित के सूत्रों को आत्मसात करने के साथ साथ कुंडली विश्लेषण करना भी अत्यंत अनिवार्य है। जब भी आप कोई कुंडली विश्लेषण करते हैं तो फलित के सूत्रों का स्वतः ही बार बार उपयोग होने से सिद्धांत को आप परिपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। तो आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण। आज हम एक ऐसे जातक की कुंडली को अध्ययन करेंगे जिसका जन्म 15 अप्रैल 1977 को हुआ है, जिसका जन्म समय सुबह 6:30 है। उसके अनुसार जो उनकी जन्म कुंडली बनती है, जो लग्न कुंडली है, वो मेष लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको लग्न को ही देखना है, उसके बाद बाकी भावों को, क्योंकि जो लग्न है ये आप हैं स्वयं। लग्न मतलब आपका शरीर, और जब सारा जो सुख है मकान का, वाहन का, विद्या का, भाई बहन का, ऋण रोग शत्रु, भाग्य, कर्म, ये सब भोगने किसको हैं? जितने भी सुख दुख हानि लाभ हैं वो इस लग्न को भोगने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न का। तो लग्न के मालिक बनते हैं मंगल देवता, जो एकादश भाव में जाके विराजमान हैं। तो लग्नेश मंगल अगर एकादश भाव में जाके विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक मजबूत शरीर का, लंबे कद काठी का होता है। अब उसके साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है? लग्न में सूर्य, बुध और केतु, 3 ग्रहों की युति एक साथ है। सूर्य देवता लग्न में ही विराजमान हो जाए मेष लग्न में, तो मेष राशि में सूर्य देवता उच्च के कहलाते हैं। तो ऐसे जातक जो रहते हैं वाक्पटु होते हैं, विनम्र होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है बुध के साथ है। तो बुधादित्य योग बना। बुधादित्य योग का अर्थ होता है कि तीव्र बुद्धिमान होते हैं, और जब उच्च का सूर्य हो तो राजयोग कारक होता है। यहाँ पर केतु देवता भी विराजमान है। तो मेष लग्न में जब केतु विराजमान होते हैं तो मुखर वक्ता बनाते हैं, क्योंकि केतु तो मेष को लग्न में केतु विराजमान हो जाए तो मुखर वक्ता बनाते हैं। और बुध जो है वो तो बुद्धि के देवता है ही। तो ऐसा जातक प्रखर वक्ता होता है, विद्वान होता है, आकर्षक रूप रंग का स्वामी होता है। और अब हम आगे बात करें धन और कुटुंब और वाणी, तो वहाँ पर धन कुटुंब वाणी के देवता कौन बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ वृष राशि है तो धन के कारक जो बने वो शुक्र देवता हैं, और शुक्र देवता द्वादश भाव में मीन राशि विद्यमान है। किसी भी कुंडली में जब भी आप देखेंगे तो कोई भी ग्रह जो होता है 12वें घर में शुभ नहीं होता, केवल शुक्र देवता। और शुक्र देवता शुभ होने के साथ साथ वहाँ पर मीन राशि में उच्च के कहलाते हैं। तो इस जातक की कुंडली में आप देखेंगे सूर्य देवता भी उच्च के हैं और शुक्र देवता भी उच्च के हैं। तो शुक्र जब धनेश अगर उच्च का हो जाए द्वादश भाव में और वो अपने कारक भाव में विद्यमान है, तो ऐसे जातक को जन्म से हर प्रकार की सुख सुविधा, संपन्नता, ऐश्वर्य की सामग्री सब कुछ मिलता है। माता पिता किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देते। और उसके साथ सबसे बड़ी जो प्रभावशाली बात है कि कुटुंब भाव में गुरु विद्यमान हो जाए तो माता पिता उच्च शिक्षित परिवार संपन्न होता है। तो ऐसे जातक का जन्म जो हुआ है, इसके माता पिता बहुत ही संपन्न है, पढ़े लिखे हैं। यह जातक स्वयं ही बहुत विद्वान है, उच्च विद्या प्राप्ति कर चुका है। विद्या के भाव में आएंगे तब उससे हम गणना करेंगे। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। जीवन भर धन जो है इनके पीछे पीछे चलता है। धन से संबंधित कभी भी कोई भी काम, चाहे कैसे भी ग्रह दशा आ जाए, अच्छी या बुरी, धन से संबंधित कष्ट कभी भी इनको नहीं होता। तीसरा भाव जो पराक्रम के भाव के मालिक हैं वो स्वयं बुध देवता हैं। छोटे भाई बहन के सुख के कारक बुध देवता हैं। तो पराक्रमेश बुध हैं, वो तो लग्न में विराजमान है। और मित्र अच्छे हैं, छोटी छोटी यात्राओं से धनार्जन कराने वाले बन रहे हैं बुध देवता। चौथा जो घर है ये माता का, मकान का, वाहन का सुख का कारक है। इसके कारक बन रहे हैं चंद्र देवता, मकान, वाहन, और वहाँ शनि देवता विराजमान है। तो शनि देवता तो मेष लग्न में कारक नहीं माने जाते। शनि देवता हालांकि दसम भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं, और चौथे भाव में बैठ करके केंद्र में बैठे हैं, इसलिए शुभ फलदाता हैं। लेकिन चौथे घर के मालिक जो बन रहे हैं वो चंद्र देवता हैं, और वो एकादश भाव में मंगल के साथ विराजमान हैं। तो इसको हम कहते हैं महालक्ष्मी योग। चंद्र मंगल की युति कुंडली में आप कहीं भी देखेंगे तो इसे महालक्ष्मी योग बोलते हैं। लेकिन यह युति और भी ज़्यादा सार्थक होती नजर आ रही है, क्योंकि मेष लग्न में
सूर्य देवता और पंचम मेष लग्न में मंगल देवता लग्नेश बन रहे हैं। पंचमेश जो शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं। भाग्य के मालिक गुरुदेव और घर मकान वाहन सुख के कारक बनते हैं चंद्र देवता। तो ये चारों ग्रह जो होते हैं मेष लग्न में बहुत ही कारक माने जाते हैं। तो चंद्रमा कारक है और उसके साथ साथ एकादश भाव में मित्र मंगल के साथ बैठा हुआ है महालक्ष्मी योग बना करके। तो ऐसे जातक अनेक योग युक्तियों के द्वारा धनार्जन करने में समर्थ होते हैं। और जो है पंचमेश जो है वो सूर्य देवता है, तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा बेहद ही उच्च स्तर की होती है। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में बहुत बलवान हो, लग्न में विराजमान हो और अपने लग्नेश मित्र के कुंडली के अनुसार अगर उच्च के हो, मित्र की राशि में हो, तो बड़े अधिकारी बनते हैं या उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी पद प्रतिष्ठा अवश्य मिलती है। अभी हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को जन्म से ही माता, मकान, वाहन, सुख सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो चंद्र मंगल की युति के कारण। शिक्षा उच्च स्तर की रही, ऐसे जातक को पढ़ने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा उच्च विद्या जो है वो बाहर में हुई है। ये जातक बहुत ही पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है और उसके साथ साथ अनेक वर्षों तक के इसने IAS की भी तैयारी किया हुआ है। अब वो IAS क्यों नहीं बन पाया और आज क्या है वो भी जब हम कर्म क्षेत्र में की बात करेंगे तब हम उसका गणना करेंगे। छठा भाव के कारक जो बन रहे हैं रोग ऋण शत्रु के वो बन रहे हैं बुध देवता। और रोग ऋण शत्रु के कारक बुध देवता है, लेकिन वो लग्न में विराजमान है, तो ऐसे जातक योग युक्तियों से के द्वारा रोग ऋण शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। सप्तम भाव जो इनके पार्टनरशिप का भाव है और विवाह का कारक, यहाँ पर राहु देवता। कभी भी सप्तम भाव में राहु का होना वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो ऐसे जातक कभी कभी अपने कोई जातक होते हैं जो पसंद से विवाह करते हैं या और वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। लेकिन सप्तमे शुक्र हैं और वो उच्च के हैं, तो पत्नी बड़ी सुंदर मिलती है, अनेक कलाओं का ज्ञान उनको होता है। लेकिन राहु की वजह से गृहस्थ जीवन में क्लेश अवश्य होता है। संतान भाव के कारक सूर्यदेव हैं, तो संतान भी जो होते हैं अच्छे होते हैं, विद्वान होते हैं, पिता के बहुत सारे गुण उनके अंदर आते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव के बाद हम अष्टम भाव। अष्टम भाव में हम देखेंगे, इससे हम देखते हैं जातक की आयु। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश और आयु के कारक, दोनों के कारक जो बनते हैं मंगल देवता और वो एकादश भाव में विराजमान है। ऐसे जातक बेहद ही दीर्घायु होते हैं। और इस जगह को हम देखते हैं गुरु रहस्य विद्या, तो गुरु रहस्य विद्या के प्रति भी रुचि है, गुरु बहुत बलवान है, तो उच्च शिक्षित हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक धन की प्राप्ति, क्योंकि यह गड़ा हुआ धन का भी क्षेत्र है। और गुप्त विद्याओं, ज्योतिष में, मंत्र विज्ञान में, पूजा पाठ में, सारी चीज़ों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। और यहाँ के कारक मंगल हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। भाग्य भवन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और वो स्वयं धन भाव में जाकर के विराजमान हैं। तो भाग्य से अनेक तरह के धनार्जन के स्रोत मिलते रहते हैं। भाग्य जो है उच्च का होता है और पिता का भी सुख भी बहुत लंबा सुख मिलता है, पिता का साथ जीवन भर मिलता है, पिता कदम कदम पर साय की तरह साथ देते हैं। तो गुरु उच्च का है। गुरु की 3 दृष्टि है, गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, 5वीं दृष्टि छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु के नाशक हैं गुरु। ऐसे व्यक्ति अपने योग युक्ति के द्वारा रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो है आयु वाले भाव में, तो आयु को बढ़ा दे रहा है गुरु। गुरु की दृष्टि कर्म भाव में है और शनि की राशि में है, तो शनि राजनीति से संबंध होता है, तो राजनीति में बड़ा पद प्रतिष्ठा दिलाने में ये गुरु मदद करेंगे। शनिदेव स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं, कर्म भाव को, तो ये शनि की जो दृष्टि है ये भी राजनीति की ओर अग्रसर करती है। और उसके साथ साथ जो है मंगल देवता जो हैं एकादश भाव में शनि की राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक बड़े उद्योगपति बनते हैं। तो एकादश भाव से हम पहले ही बात कर चुके हैं, चंद्र मंगल की युति, लग्नेश स्वयं अगर एकादश भाव में बैठ जाए तो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है, धनाढ्य होता है और उद्योगपति होता है। और मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि, जो पहली दृष्टि इसको बोलते हैं उनकी चौथी दृष्टि धन भाव में, तो उद्योगों के द्वारा सफलता मिलता है। पंचम भाव में दृष्टि होने से संतान अच्छे होते हैं और छठे भाव में रोग ऋण शत्रु वाले दृष्टि में होने से शत्रु का नाशक बनाता है मंगल। और द्वादश भाव में शुक्र जो है अनेक कलाओं का ज्ञाता बनाता है, गीत संगीत में रुचि होती है, कलात्मक चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है और बहुत भावुक होते हैं, उदार हृदय के बनाते हैं, दान करने वाले होते हैं। और अगर कुंडली में गुरु या बाकी ग्रह की स्थिति खराब, शुभ ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो ये व्यभिचारी बनाता है। लेकिन गुरु मजबूत है, मंगल मजबूत है, तो यात्राओं के द्वारा यह शुक्र बहुत ही
धन देने वाला होता है। तो ये तो कुंडली में लग्न को देख करके क्या क्या पता चल रहा है। आधी से ज़्यादा जानकारी आपको तो केवल लग्न कुंडली को देखकर ही मिलता है। अब उसके बाद देखा जाता है नवमांश कुंडली। तो आरंभिक विद्या जो सीख रहे हैं ज्योतिष का, उनको नवमांश का बहुत अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। नवमांश को हम विवाह के दृष्टिकोण से देखें या फिर केवल ग्रहों की स्थिति, कोई भी ग्रह जो लग्न में और नवमांश कुंडली में दोनों में अगर एक ही राशि में विद्यमान है तो वह ग्रह जो है राजयोग दाता होता है। तो इनकी कुंडली में जो नवमांश कुंडली है उसमें केवल सूर्य ही जो है वर्गोत्तम कहला रहे हैं। दोनों लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में विद्यमान है, तो सूर्य राजयोग कारक है। तो यह व्यक्ति जो है राजनीति में बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अब हम देखेंगे इस जातक को दशा क्या चली। इस जातक का जन्म हुआ 1977 में, जो गुरु की दशा में जन्म हुआ, तो आरंभिक शिक्षा दीक्षा माता पिता का आशीर्वाद सब अच्छा मिला। 3 सितंबर 89 तक गुरु की महादशा चली। उसके बाद जो है अब आ गई शनि की दशा। जैसा हम पहले की कक्षाओं में इसका जिक्र कर चुके हैं कि शनि की दशा, चाहे शनि कैसा भी हो कुंडली में, तो शनि की जब दशा आती है, महादशा आती है, और शनि में कहीं शनि की अंतर्दशा, शनि की राहु की दशा, तो अनेक जन्मों के जो हैं पाप पुण्य कर्मों के फल हमको मिलते हैं। और शनि है तो इस कुंडली में जो मेष लग्न में बहुत कारक नहीं होते, हालांकि कर्म भाव के और एकादश भाव के मालिक अवश्य हैं, लेकिन शनि की दिशा में इस जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई विद्या उच्च स्तर की हुई, IAS के लिए इसने कितनी बार तैयारी की, थोड़े थोड़े नंबर से ये चूक गया। और शनि की दशा जो है चली 3 सितंबर 2008 तक के। तो यह जातक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, सरकारी अधिकारी बनने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश शनि की दशा में ये नहीं कर पाया। तो इसने फिर अपने आप को समर्पण कर दिया और इसने राजनीति में प्रवेश किया। जिस दिन से इस जातक ने राजनीति में प्रवेश किया, बुध की दशा में, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब बुध सूर्य और केतु की युति लग्न में हो जाए तो बुध जो है, सूर्य बुध बुधादित्य योग की वजह से बुद्धि तो तीव्र है ही, वाक्पटुता है, विनम्रता है, व्यवहार कुशलता तो इसको जन्मजात मिला है। और केतु जो है, अकेला केतु भी बैठ जाए मेष लग्न में तो प्रखर वक्ता बनाता है। तो वाद विवाद में, बातचीत में और विनम्रता के साथ अपनी बातों को कैसा रखा जाना चाहिए, ये इस कुंडली से आप समझ सकते हैं। तो इस जातक ने राजनीति में जब से प्रवेश किया तो आज एक बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा में है। हमारी बाध्यता है, हम किसी का नाम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन यह राजनीति में बड़े पद प्रतिष्ठा में है। अभी बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा रहेगी 3 सितंबर 2025 तक का। तो जब बुध की महादशा समाप्त हो उससे पहले ही वर्तमान में भी ये राजनीति में बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा में है। आगे जा कर के और भी पद प्रतिष्ठा और भी राजयोग इसको जीवन में देखने मिलेंगे। तो आप सभी इस तरह से अब जो हम फलित में पढ़ते जा रहे हैं, अपने स्वयं की जन्म कुंडली को, लग्न को देखना सीखिए। लग्नेश कहाँ पर बलवान है, मैं फिर से बताता हूँ, लग्नेश को ही देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर लग्नेश ही ठीक नहीं होगा तो हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता को आप भोग नहीं पाएंगे। लग्न के बाद एक एक घर को हम देखते जाएंगे, एक एक भाव को देखेंगे और उसका भावेश कहाँ है, भाव का मालिक कहाँ पर स्थित है, वो कैसा फल देने वाला है। तो हम इस कुंडली विश्लेषण का समापन करने से पहले एक बार और देखते हैं इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह बाधक बन रहे हैं। सूर्य बुध जो है बहुत बलवान है, गुरु बहुत बलवान है कुंडली में, चंद्रमंगल बहुत अच्छे हैं, शुक्र द्वादश भाव में है, तो जो मीन राशि में होने की वजह से वो भी शुभ फलदाता है, कारोबार के लिए ठीक है। लेकिन सप्तम भाव में राहु वैवाहिक सुख को खराब करता है, पति पत्नी के संबंधों को खराब करता है। चौथे घर का शनि जो है घर गृहस्थी के सुख को थोड़ा तोड़ता है, क्योंकि कर्क राशि में होने से अचानक कभी कभी बहुत दुख के जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, दुखद घटनाएं, तो मानसिक रूप से ऐसा जातक कई बार बेहद अपनी घर गृहस्थी की वजह से परेशान हो जाता है। तो अगली बार हम किसी और जातक की कुंडली लेकर के आएंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। आप सभी अपने परिवार के लोगों की कुंडली को सामने रख करके द्वादश भाव को और फलित के ज्योतिष के सूत्रों को लगा करके अध्ययन कीजिए। इससे आप शीघ्र ही आधारभूत ज्योतिष तो सीख ही जाएंगे और धीरे धीरे फिर आगे ज्योतिष की उच्च विद्या की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।